हाँ तो दोस्तों बिना किसी बकवास के बस लेक्चर शुरू करना है, क्योंकि 2 दिन का गैप हो गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें आपका लेक्चर डिस्टर्ब हो गया है और मैं बिल्कुल बकवास नहीं करूंगा। पूरा का पूरा लेक्चर जल्दी से जल्दी इसको क्लियर करके आपको 15-20 मिनट में बहुत ज्यादा आउटपुट देने की कोशिश करूंगा। तो एकदम ध्यान से मेरी बातें आपको सुननी है, कोई भी 1 सेकंड भी आपको स्किप नहीं करना है वीडियो को। देखो, जैसे कि मैंने आरबीसी की बात कर ली थी, तो एक बार मैं आपको एकदम कंफर्म कर देता हूं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। जैसे कि मैं ब्लड के बारे में पढ़ रहा था, ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहा था। तो जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, और कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये बात आपको पता है? अच्छा, फ्लूइड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ये बात आपको पता है? तो दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना, उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या है? मैट्रिक्स है, फाइबर है और सेल्स है। ठीक है, तो फाइबर तो इसमें है ही नहीं, मैंने पहले दिन ही बता दिया था आपको कि ब्लड के अंदर फाइबर नहीं है, फाइबर लेस होता है ब्लड। ठीक है, तो फिर बच गया क्या? बोले मैट्रिक्स बच गया और सेल्स बच गई। अब मैट्रिक्स क्या है दोस्तों? लिक्विड वाला जो पार्ट होता है ना, फ्लूइड वाला पार्ट, द्रव वाला जो पार्ट होता है, जल वाला जो पार्ट होता है, उसको मैं मैट्रिक्स बोलता हूँ। तो इसके पास मैट्रिक्स की फॉर्म में कौन है? प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में आपको डिटेल से बता चुका हूँ। ठीक है, अब बच गई क्या थी? कोशिकाएं बच गई थी, सेल्स बच गई थी। तो सेल्स में कौन कौन सी सेल्स आ जाएंगी? बोले आरबीसी आ जाएगी, डब्ल्यूबीसी आ जाएगी और प्लेटलेट, मेगा कैरियोसाइट बताऊंगा आपको वो वाली चीजें में। तो प्लेटलेट और ये सारी जो कोशिकाएं या कार्पसल्स हैं, इनके बारे में मैं पढ़ रहा था। तो दोस्तों आरबीसी के बारे में तो पूरा डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ। आरबीसी के आपके एनसीईआरटी पढ़ के देखना, आप पीछे के लेक्चर लेके देखना, आपकी एक एक लाइन एकदम तरीके से क्लियर हो गई है। अच्छा, नोट्स आपको लिखे हुए मिल रहे हैं, इनके अलावा आपको कहीं जाना ही नहीं है। आप आराम से शॉर्ट नोट बनाओ और एग्जाम में जल्दी जल्दी रिवाइज होंगे आपके। यहां से बाहर आपका क्वेश्चन आना ही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों उसी सीरीज में चल रहा हूं। तो आरबीसी कोशिका तो हुई थी, अभी मैं बात कर लेता हूं डब्ल्यूबीसी की। देखो दोस्तों, डब्ल्यूबीसी बोले तो व्हाइट ब्लड कार्पसल्स बोल सकते हो या व्हाइट ब्लड सेल बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्हाइट जो वर्ड है, मैं इसको कलरलेस भी कह सकता हूँ, मैं इसको व्हाइट भी कह सकता हूँ, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, वहां पर मैंने इरिथ्रो वर्ड का यूज किया था, तो मैं बोल रहा था कि जहां भी आपको इरिथ्रो का नाम सुनने को मिल जाए, उसका मतलब भी रेड होता है दोस्तों। बस बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको कहीं पे ल्यूको वर्ड सुनने को मिल जाए, तो उसका मतलब होता है व्हाइट। तो ल्यूको के आगे लगा है साइट, तो ल्यूकोसाइट बोले तो व्हाइट वाली कोशिका, मतलब जिसका कलर कैसा हो? व्हाइट कलर हो। ठीक है दोस्तों, अब ये जो डब्ल्यूबीसी है उसका नंबर कितना होता है? 6000 से 8000 mm ऑफ ब्लड होता है। ये आपको याद रखना है एग्जैक्ट ऐसे ही, विद यूनिट, विद mm³ ऑफ ब्लड। ये जो यूनिट है ये भी आपको याद रखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया कि व्हाइट ब्लड बोल दो, व्हाइट ब्लड सेल बोल दो, या इसको कलरलेस बोल दो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि इसके पास कौन नहीं है? हीमोग्लोबिन नहीं है। अगर हीमोग्लोबिन इसके पास होता तो इसका कलर भी कैसा हो जाता? रेड कलर हो जाता। या फिर अगर इसके पास कोई अदर पिगमेंट होता तो इसका कलर कैसा हो जाता? वो उस पिगमेंट पर डिपेंड करता है कि वो पिगमेंट कैसा कलर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, इसका मतलब कोई भी पिगमेंट नहीं है इसके पास, ना कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ना कोई अदर कलर प्रोवाइड करवाने वाला पिगमेंट। तो इसका कलर कैसा हो गया? तो कलरलेस बोल दो या तो व्हाइट बोल दो, एक ही बात है दोस्तों। दूसरी चीज, इसके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है दोस्तों। याद करो, मैंने आपको बताया था आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है? मेच्योर आरबीसी का शेप होता है वो बाइकॉनकेव होता है, बाइकॉनकेव होता है। ठीक है, बाइकॉनकेव होता है, ये याद रखना आप। ठीक है, तो ये मेच्योर आरबीसी का शेप है। अगर मैं इमेच्योर आरबीसी की बात करूं तो उसके पास क्या है? बाइकॉन्वेक्स है। दूसरी चीज, मेच्योर आरबीसी ने क्या कर दिया? जैसे ही जवान हुई, जो बचपन का प्यार था, बचपन का प्यार जो भूल नहीं जाना वाला था ना, उस प्यार को क्या कर दिया? बुला दिया। बचपन का प्यार कौन है? न्यूक्लियस भाई, न्यूक्लियस तो कोशिका का जब जन्म होता है तब से उसके साथ रहता है। तो इसने क्या किया? उसी को छोड़ दिया। और जो न्यूक्लियस होता है उसको तो मैं क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ द सेल बोलता हूँ। तो दोस्तों इतनी बड़ी चीज को ठुकरा दिया इसने, किसके लिए? हीमोग्लोबिन के लिए। तो हीमोग्लोबिन इसके पास आ गया। हीमोग्लोबिन इसके पास क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये जो ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा। तो आरबीसी इसीलिए ऑक्सीजन को सप्लाई कर पाती है। तो दोस्तों देखो, बचपन के प्यार को ठुकरा दिया है, ऐसा ही चलता है दोस्तों दुनिया में। लेकिन इसका काम चल रहा है क्या? बिल्कुल इसका काम चल रहा है, आराम से चल रहा है, उसके बिना आराम से इसका काम चल रहा है। तो दोस्तों कोई किसी के बिना नहीं मरता, सारे कंसेप्ट जिंदगी के यहीं से आते हैं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल क्या है दोस्तों? एकदम लॉयल कोशिका है। बोले हीमोग्लोबिन नहीं चाहिए मेरे को, कोई दूसरा नहीं चाहिए, जो है वही रहेगा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ही रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल को मैंने क्या किया? दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को मैं बोल देता हूँ ग्रेन्युलर, दूसरे पार्ट को मैं बोल देता हूँ ए ग्रेन्युलर। अब इसको मैं कैसे बताऊं आपको? देखो दोस्तों,
ग्रेनुल का मतलब होता है कणिका। अब कणिका का मतलब होता है छोटे 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 पार्टिकल से, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर कोई भी कोशिका है उसको अगर आप देखना चाहते हो, माइक्रोस्कोप में दिखेगी आपको सेल को, आप ऐसे तो नहीं देख सकते, ओ ये रही मेरी कोशिका, ऐसे नहीं देख सकते आप इसको, ठीक है। तो ब्लड की कोशिकाओं को भी आप ऐसे कैसे देख सकते हो, भाई खून बाहर आता है, कभी चोट लगी देखा है कभी, ये रही मेरी आरबीसी, ये रही, कभी देखा है ऐसा नहीं होता ना। तो इसको आपको कहाँ देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। और माइक्रोस्कोप में आप खुद ही बताओ मुझे कि आपको कलरफुल चीजें ज्यादा पसंद आएगी या ब्लैक एंड व्हाइट ज्यादा पसंद आएगी। भाई साहब सबको कलरफुल चीजें पसंद आती है। तो दोस्तों कलरफुल बनाने के लिए एक विधि होती है, किसी भी सेल को कलरफुल बनाने की एक विधि होती है जिसको मैं स्टेनिंग बोलता हूँ, और अलग अलग टाइप की स्टेनिंग हो सकती है। वो आपका टॉपिक नहीं है अभी, वो आपके प्रैक्टिकल्स में आता होगा, अभी नहीं है। मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि कोशिका को कलरफुल बनाने का जो मेथड होता है उसको मैं स्टेनिंग कहता हूँ। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इन कोशिकाओं की क्या करूंगा, स्टेनिंग करूंगा, इनको कलरफुल बनाऊंगा, उसके बाद मैं इसको माइक्रोस्कोप में देखूंगा। तो जब मैं इसको माइक्रोस्कोप में देखूंगा ना, तो अगर मुझे इस कोशिका के अंदर ऐसे डुड 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 ऐसे इसको टिमकी टिमकी या फिर कणिका कणिका कण कण पार्टिकल्स दिखाई देंगे, तब इसका मतलब ये कैसी है, ग्रेन्युलर है। अच्छा ये जो कण है ये है क्या चीज, बोले ये एंजाइम्स के पैकेट है। ये बात दोस्तों आपको आज तक किसी ने बताई होगी कि ये कणिका बनी किसकी हुई है। मैं बता रहा हूं आपको, ये कणिका जो है ये एंजाइम्स के पैकेट होते हैं दोस्तों। और ये जो ए ग्रेनुलर है इसमें ये एंजाइम्स के पैकेट नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये ए कणिकामय है। तो दोस्तों ग्रेनुलर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ए ग्रेनुलर को दो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। डिटेल से पढ़ेंगे, डरना नहीं है। इधर आ जाओ, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। इयोसिनोफिल को मैं एसिडोफिल भी कह सकता हूँ। इधर ये आपको दिखाई दे रहा ना न्यूट्रोफिल, मैं आपको एक फोटो लेके और लास्ट में लगा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, भले कॉपी में उतार लेना, नोट्स बनाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। अच्छा इनका नाम यही क्यों रखा, बोले अभी अभी तो आप बता रहे थे कि स्टेनिंग की जाती है। तो स्टेनिंग की जाती है तो दोस्तों क्या होता है कि वो जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रल का मतलब उदासीन, तो मतलब उदासीन डाई से उसको क्या किया गया है, स्टेन किया गया जा सकता है, इसलिए उसको न्यूट्रोफिल नाम रख दिया। इसको एसिडिक डाई से, डाई मतलब कलर 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 वाले, तो उससे इसको अभिरंजित किया जा सकता है, तो इसका नाम एसिडोफिल या इयोसिनोफिल रख दिया। बेसोफिल बेसिक डाई से इसको अभिरंजित किया जा सकता है, इसलिए बेसोफिल नाम रख दिया। अब दोस्तों इनका नाम कैसे रखा वो आपको समझ में आ गया। यहाँ देखो दोस्तों बिल्कुल क्वेश्चन आता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप कर ही मत देना, भूल के भी स्किप मत कर देना। आपको जिस तरीके से समझ में आए ना, ट्रिक लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन ये वाली चीज आपको याद नहीं है तो आपको कुछ भी याद नहीं है। इसको कैसे याद रखोगे, एन एल एम ई बी, मतलब सबसे ज्यादा एन, फिर एल, फिर एम, फिर ई और बी, इन सब का नाम आ गया न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। समझ में आ रही है बात आपको। तो दोस्तों इनका परसेंटेज भी आपको याद रखना है, एनसीईआरटी की लाइन है भाई, मैं इसीलिए जोर दे रहा हूं, मत भूल जाना इसको। 60 से 65, 20 से 25, 6 से 8, 2 से 3, 0.5%, ठीक है। लाइफ स्पान कितना हो सकता है, बोला आरबीसी का तो आपने 120 दिन बताया था। यहाँ देखो डब्ल्यूबीसी तो कितने सारे टाइप के हैं, कोई आरबीसी का टाइप बताया था मैंने आपको, नहीं बताया ना, तो उसका तो 120 दिन ठीक है, चल रहा है, बढ़िया बात है, क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर तो बहुत सारी डब्ल्यूबीसी आ गई। तो आप बोलेंगे किसका पूछ रहे हो, बोले हमें नहीं पता, पर्टिकुलर किसी का नहीं है, लेकिन मैं एवरेज डेटा आपको बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, तो 20 से 25 दिन या 13 से 20 दिन के आसपास। ये जो डेटा आपको थोड़ा सा वेरी करता है, क्योंकि यार इतनी सारे टाइप की है तो किसका बताओगे आप। तो ये वाला जो डेटा है उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन में जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो उससे लिंक करके आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करो मेरे को, बिल्कुल मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। बिल्कुल सही आवाज आ रही है। मैं ये वाला क्या माइक खराब सा हो गया थोड़ा, तो ये वाला साइड का तो मैंने आपको बता दिया। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इन सारी चीजों को, सारी डब्ल्यूबीसी को मैं एक एक करके डिटेल से बताऊंगा। तो पहले दोस्तों ये छोटी मोटी चीज है, ये ले लेता हूँ, छोटी मोटी तो नहीं है, बहुत बढ़िया, लेकिन इस चैप्टर के लिए छोटी मोटी है। तो देखो दोस्तों, एक है मोनोसाइट, एक है लिम्फोसाइट। आपको इनका जो न्यूक्लियस का शेप है वो आपको याद रखना है। न्यूक्लियस का शेप क्या है, किडनी शेप है, इसका न्यूक्लियस का शेप कैसा है, राउंड शेप है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, रखना चाहिए, आपको रखना भी चाहिए। फिर उसके बाद में दोस्तों सबसे लॉन्ग लाइफ स्पान इसी का होता है। अगर मैं बात करूं 20 से 25 दिन में अगर एवरेज बता रहा हूं तो सबसे ज्यादा मोनोसाइट का ही लाइफ स्पान ज्यादा होता है। फंक्शन क्या है इसका, फैगोसाइटोसिस। देखो दोस्तों या मैं इसको स्क्वेंजर्स ऑफ
सेल भी कह सकता हूं। देखो भाई, अगर कोई फॉरेन मॉलिक्यूल या कोई फॉरेन कोशिका हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करता है। और इम्यून सिस्टम में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो डब्ल्यूबीसी का। भाई साहब, डब्ल्यूबीसी जो है वो, ये मानो वही इम्यून सिस्टम है। जिसको डब्ल्यूबीसी समझ में आ गई ना, उसको पूरी इम्यूनिटी समझ में आ गई। और जिसको इम्यून सिस्टम समझ में आ गया ना, उसको डब्ल्यूबीसी ऑटोमेटिक समझ में आ गई, ये मान लो आप। तो फैगोसाइटोसिस जो क्या क्या होता है कि ऐसी विधि होती है जिसमें कोशिकाओं का भक्षण कर लेती है, ऐसे कुछ 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 खा जाती है और फिर क्लीन कर देती है एकदम बॉडी को। ठीक है, तो कोई भी अगर खराब कोशिका बाहर से अंदर आती है तो उसको फैगोसाइटोसिस कर लेती है, उसका भक्षण कर लेती है और हमें बचाती है। मतलब स्क्वेंजर ऑफ का मतलब होता है बॉडी को क्लीन करने का काम करती है, मतलब सफाई करता है, सफाई कर देते हैं ना, ये अच्छी चीज नहीं है, इसको बाहर निकाल देते हैं। तो वो वाला काम कर रही है कौन? मोनोसाइट। अब मैं बात कर लेता हूँ लिम्फोसाइट में। दोस्तों लिम्फोसाइट में दो टाइप की सेल्स होती है, टी सेल या बी सेल। मैं इसको टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट भी बोल देता हूँ। यहाँ पर इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका फॉर्मेशन तो कहाँ होता है? बोन मैरो में। और इसका मेचोरेशन कहाँ पर होता है? थाइमस ग्लैंड में। इसका फॉर्मेशन भी और इसका मेचोरेशन भी दोनों ही कहाँ पर हो रहा है? बोन मैरो में। ठीक है, ये कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है हमें? सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। ये कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है हमें? ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ये बात अब दोस्तों आप याद रखेंगे, हमें कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रही है ये? ह्यूमरल का मतलब होता है कुछ ब्लड टाइप, कुछ लिक्विड टाइप, क्योंकि ब्लड भी तो एक टाइप का द्रव ही है ना, तो द्रव वाली जो इम्यूनिटी होती है वो कौन प्रोवाइड करवाती है? बी लिम्फोसाइट। क्योंकि बी लिम्फोसाइट क्या बनाती है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ब्लड में। तो इसलिए ह्यूमरल बोल दिया। अच्छा, इसको सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने वाला क्यों बोला टी सेल को? क्योंकि टी सेल क्या करेंगी? बिल्कुल इस मोनोसाइट की तरह काम करेंगे। मतलब कोई अगर बाहर से कोई कोशिका आ जाती है, उसके ऊपर अटैक करने का काम करते हैं और उसको खत्म करने का काम करते हैं। तो सेल को सेल ने मारा, सेल को सेल ने किल किया, तो इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया? सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर मैं इसी लेक्चर में 2-3 लेक्चर में मिक्स कर दूंगा, तो आपका एक क्या हो जाएगा? थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा। लंबा वीडियो देखना आपको पसंद नहीं है तो दोस्तों छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए, ताकि आप बोर ना हो, आप छोटे कम समय में आप ज्यादा आउटपुट ले लें। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट